हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो आज हमारा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 22 है। हम लोगों ने 21 वाले लेक्चर में मीटर ब्रिज के बारे में स्टार्ट किया था। हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे आप लोगों को मीटर ब्रिज पढ़ाने से पहले मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया था। एंड देन हम लोगों ने मीटर ब्रिज की पूरी बेसिक थ्योरी हमने पढ़ ली थी। किस तरह का होता है दिखने में आपको दिखा दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, उसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। और कुछ थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो भी आपको वहाँ पे कराए गए थे। मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी ये मीटर ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज की या जो भी आपके पास आगे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उनकी थ्योरी का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑलरेडी आपके स्पायरल वाली बुकलेट में है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। आपको वो चीज़ नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो उसमें प्रेजेंट है। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही नोट करने हैं, बाकी आपको कुछ नोट नहीं करना है। बाकी सब कुछ उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, डायरेक्टली वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होके आए हुए हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में मीटर ब्रिज हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। तो जब लेक्चर नंबर 23 आएगा तो उसमें मैं पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये इस तरह का बनता है हमारे पास। डायग्राम वो हमेशा देखो एक ही देगा, ध्यान रखना, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इस तरह का एक डायग्राम देगा। ये आपका मीटर ब्रिज का वायर है, ये आपका हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा अननोन रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाया हुआ है, सब कुछ सेटअप ऐसी कैसी है। फार्मूला क्या हुआ करता था अगर ऐसी सिचुएशन आया करती थी कि सपोज करो कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है यहाँ पे मिला है, ठीक है, सपोज ये जॉकी वाला पॉइंट है, तो अगर इसकी लेंथ L है मेरे पास, तो बाकी की बची कुछ लेंथ कितनी हो गई, 100 - L हो गई। ये आपको बताया था। कॉन्सेप्ट क्या कहा था कि फार्मूला याद रखने का तरीका क्या है कि ये अननोन रेजिस्टेंस S ये निकालना है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, दैट S इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, यानी कि इक्वल टू में 100 - L अपॉन L। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे R लिखा हुआ है, फिलहाल R आ जाएगा। ये इनिशियल सिचुएशन है जो उसने बोला हुआ भी है, पढ़ो ध्यान से। इन अ मीटर ब्रिज शॉन इन द फिगर, जो उसने मीटर ब्रिज यहाँ दिखाया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए वाले पॉइंट से बैलेंस पॉइंट यानी L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर पे मिली। यानी यहाँ पे मैं L की वैल्यू क्या रख दूंगा, 40। भाई फॉर्मूला लिखना आता होगा तभी तो रखोगे। अगर आपने उल्टा कर दिया, सपोज किसी ने गलती से R यहाँ लिख लिया, S यहाँ लिख लिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए डायग्राम को देख के लिखना आना चाहिए कि S ये यहाँ पे जो भी है ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये अपॉन ये और मल्टीप्लिकेशन में ये, दैट्स इट। तो L 40 सेंटीमीटर है, जस्ट पुट द वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं। तो S इज इक्वल टू 100 - 40 सेंटीमीटर अपॉन में 40 सेंटीमीटर इंटू में R। ऊपर बचेगा 60, नीचे बचेगा 40, 0 से 0 कट जाएगा, तो S इज इक्वल टू 3/2R। ये बचेगा इक्वेशन नंबर 1 मेरी बन गई इतने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बहुत आसान से क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। तो आई कैन से दैट इसमें मार्क कर लूँगा कि दिस इज़ केस 1, ये हमारा केस 1 हुआ सॉल्यूशन करते वक्त। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। उसने आगे बोला है, इफ़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R, अगर R के साथ वो सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे। देखो होता क्या है, या तो वो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करवाएगा या पैरेलल में, या तो इसके साथ कनेक्ट करवाएगा या इसके साथ। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक क्वेश्चन अभी सीरीज वाला करवा रहा हूँ कि उसने इसके साथ सीरीज में कुछ जोड़ दिया, हो सकता था कि वो इसके साथ जोड़ देता सीरीज में, क्या फ़र्क पड़ता। और एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जिसमें पैरेलल में जोड़ेगा रेजिस्टेंस, या तो इसके पैरेलल में या इसके पैरेलल में, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस इस R के साथ ऐड कर दिया गया सीरीज में। बैलेंस पॉइंट ऑब्वियसली बात है शिफ्ट हो जाएगा, वो 60 सेंटीमीटर पे हो गया, यानी नई वैल्यू जो आई वो 60 सेंटीमीटर पे आई। तो अगर नया डायग्राम बनाऊं केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 का डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है ऑलरेडी। केस नंबर 2 की बात करें, व्हेन 10 ओम इज कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्ट किया इसको, इन सीरीज विद R, सीरीज में कनेक्ट किया है R वाले ओम के साथ, ठीक है, R रेजिस्टेंस के साथ। तो डायग्राम चेंज कैसे हो जाएगा कि सर हमारे पास R ओम पहले से लगा हुआ था, एक 10 ओम का हमने सीरीज में और लगा दिया है ना। अब बाकी ये जो सारा सेटअप चल रहा था S वाला भी लगेगा ऐसी कैसी, और नीचे जाके ये सब बनाएंगे हम लोग पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारा वायर हो गया। यहाँ पे आप लोग बैटरी लगा लेना नीचे की साइड जाके, किस तरह से तुम्हारी बैटरी आ जाएगी और यहाँ पे तुम्हारा स्विच आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरा A है,
यहाँ से मिड में से मैं क्या निकाल लूँगा, गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी निकाल दूंगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट है। कितने सेंटीमीटर पे आया है, 60 सेंटीमीटर पे आया है बैलेंस पॉइंट। अब की बार अगर ये 60 पे आया है तो ये कितना बचेगा, ये 40 सेंटीमीटर बचेगा ना। 100 सेंटीमीटर का वायर होता है 1 मीटर लेंथ का। तो बात समझ में आ रही है। तो अब की बार डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ के दिखा देना। अब फॉर्मूला कैसे लगाएं, वही पुरानी बात, ये वाला रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू, यहाँ जो भी है, अकेला है कुछ भी है भाई, ऐसा हो सकता था कि वो R के पास 10 ना ऐड करके S के पास ऐड करता, फिर क्या लिखते S प्लस 10 इज इक्वल टू, है ना। फिलहाल तो S लिखोगे तो S इज इक्वल टू ये अपॉन ये और मल्टीप्लाई में यहाँ पे टोटल कितना है। तो कैसे लिखूंगा क्वेश्चन में, तो S इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, R प्लस 10। भाई टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में R प्लस 10 आएगा ना। तो S इज इक्वल टू ये अपॉन ये इनटू में ये। अगर सीरीज में ये यहाँ जुड़ा हुआ होता तो क्या लिखता, S प्लस 10 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 इनटू में R। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे पास ये दूसरी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सर S इज इक्वल टू क्या बना, 2 अपॉन 3 बनेगा, और ये R प्लस 10 तो कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज़ हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। करना क्या है, सॉल्व करके क्या लाना है, R और S की वैल्यू लानी है। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी वहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 3/2 R है, रख दो लाके यहाँ पे। इक्वेशन 1 से रख दो, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से S की वैल्यू 3/2 R लाके यहाँ रख दी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा पार्ट जितना भी है इजीली। ठीक है ना। अब क्या करें, सॉल्व कर लो। 3/2 R यहाँ पे है, माइनस 2/3 R उस साइड से आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना बचेगा, 20/3। ठीक है ना, इस 2/3 की मल्टीप्लाई दोनों में कर लो और इसको उधर ले आया, सॉल्व कर लो। अब जब सॉल्व करेंगे तो 6 LCM आ जाएगा। ठीक है, बाहर R चल ही रहा है हमारा। 6 LCM आया तो हमारे पास 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी कि 9 माइनस 4। तो कितना आया ये हमारे पास, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन करना है तो कुछ नहीं है। तो 9 में से 4 जाएंगे, 5/6 R इज इक्वल टू 20/3। तो फाइनली यू कैन से दैट कि सर R की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 20 × 6 अपॉन में 5 × 3। तो 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20। तो 4 2 जा कितना आया, 8 ओम हमारा R आ गया। अब जैसे ही R आया 8 ओम, सो S इज इक्वल टू क्या था, 3/2 ऑफ R। तो 3/2 ऑफ R, R कितना आया, 8 ओम आया। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमारे पास 12 ओम S की वैल्यू आ गई। तो दोनों की दोनों वैल्यू निकाल पाए ना आराम से, कुछ भी नहीं था, बस 2 इक्वेशन बनानी है, उनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, दैट्स इट। फिलहाल हुआ ये कि फर्स्ट केस ऐसे बना लिया, सेकंड केस में उसने इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तरीका आता है कि ये वाले रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी है, ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इनटू में ये, फाइनल कहानी। तो एक टाइप तो ऐसे बनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक और। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में उसने पैरेलल में जोड़ दिया एक 12 ओम में, बट उससे पहले एक सिचुएशन और है। वो कह रहा है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। ये बाद की बात है, ध्यान रखना, यहाँ तक एक क्वेश्चन अलग बनेगा, यहाँ तक फर्स्ट केस बनेगा। वो कह रहा है कि मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर में मिलता है। तो ये तब की बात कर रहा है जब इस 12 ओम को उसने ऐड नहीं किया था, यानी हमारे पास 12 ओम के बिना सिर्फ R और S लगे हुए थे, सिंपल सर्किट था, तब 40 सेंटीमीटर पे मिलता था। उसके बाद क्या बोला, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, S के पैरेलल में अगर उसने 12 ओम जोड़ दिया, देन नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट हमारा 50 सेंटीमीटर पे मिलने लगा। तो वही R और S फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसा मत कर देना सिर्फ इस डायग्राम से एक इक्वेशन बना दो, सर पैरेलल में है, ये 40 सेंटीमीटर का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। तो 40 सेंटीमीटर की कंडीशन कब है, जब ये 12 ओम नहीं जोड़ा हुआ है, यानी हमारे लिए डायग्राम कौन सा है, सिर्फ R है, S और बाकी सब चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो फर्स्ट केस में हम मान के चलते हैं 40 सेंटीमीटर पे हमारा नल पॉइंट मिला, तो फर्स्ट केस के हिसाब से ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, नल पॉइंट 40 में मिला है ना, और बचा हुआ कितना हो जाएगा इधर का, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बात मानते हो, डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन में। केस वन के अकॉर्डिंग 12 ओम तो है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ S है। तो सर S इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में R। तो 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाई में R। तो S इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई R। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, कहानी खत्म। केस नंबर 2 है जब 12 ओम को S के पैरेलल में जोड़ दिया।
तो केस नंबर 2 का तो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। 1 वाले में क्या बनाओगे, 1 वाले में डायग्राम बना लेना, 12 ओम वाले को मत बनाना, 12 ओम को छोड़ के जो सिंपल डायग्राम होता है ना वो बना लेना, 40 60 दिखा देना, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में उसने बोला है व्हेन 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू एस, ठीक है। जब 12 ओम को हम लोग एस के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है, यानी फिर ये वाली वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू भी 50 सेंटीमीटर, भाई टोटल 100 ही तो होता है। तो ये दूसरे केस का मैंने नीचे दिखा दिया यहाँ पे। आप जो पुराना डायग्राम बनाओगे तो उसमें 40 60 दिखाओगे, दोबारा फिर जब डायग्राम बनाओगे ये वाला इसमें 50 दिखाओगे, ठीक है। अब की बार 12 ओम को ऐड कर रखा है सर्किट के अंदर, तो क्या करोगे, ये टोटल इज इक्वल टू 50/50 इंटू में यार। ये टोटल कैसे होता है, दो का पैरेलल कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों का, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। गलती ना करना बच्चों ध्यान से, ठीक है। तो ये टोटल इज इक्वल टू 50/50 है ना, वैसे तो 1 हो जाएगा फिर भी, 50/50 इंटू में ये आर, इंटू में ये आर, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करें, थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व करोगे तो 12s अपॉन 12 प्लस एस, तो 12s अपॉन 12 प्लस एस इज इक्वल टू आर। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि 50-50 तो कट गए यहाँ से, आर के इक्वल बचा। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास सुटेबल ऑप्शन है कि सर यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 2/3s, आर की वैल्यू 2/3s आएगी, उसको निकाल के सेकंड में भर दो। तो क्या करूँगा, फ्रॉम वन पुट द वैल्यू ऑफ आर, 1 से आर की वैल्यू ला के यहाँ रख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आर इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। ये काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब आर एस की वैल्यू ला के रखते हैं ज़रा, 12s चल रहा है हमारे पास, ठीक है, 12 प्लस एस चल रहा है, इज इक्वल्स टू 2/3s आएगी। चेक कर लो एक बार, आर की वैल्यू क्या आएगी, 2/3s आएगी, ठीक है। रख ली हम लोगों ने आर की वैल्यू। सर अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना काम कर सकते हो एक कि s से s कट गया, 2 से 6 टाइम्स ये कट गया, तो क्या बचा, थोड़ा सॉल्व कर लो, चलो 6/12 प्लस एस इज इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 प्लस एस इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, एस कितना आया, 6 ओम आ गया। जैसे ही एस की वैल्यू 6 ओम आ गई, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से बड़ा आसान पड़ेगा, सर एस 6 ओम आ गया, तो 6 इज इक्वल टू 3/2 आर, 3/2 आर, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, आर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो ये भी निकाल पाए ना आराम से, तो दोनों आंसर हमारे बड़े इजीली निकल गए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता। मीटर ब्रिज में अगर क्वेश्चन मिलता है तो ध्यान रखना, बड़ा इजी केस है, या तो रजिस्टर सीरीज में जोड़ रखा होगा या पैरेलल में, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता होगा, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन पैरेलल वाला भी क्रैक कर लोगे, ध्यान रखना ये टोटल यूज़ करना होता है, और पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकालना आता है। तो ये जो भी है, ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इनटू में ये, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए इसके बाद एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से है ये क्वेश्चन। इसमें ना अक्सर बच्चों से वैल्यू कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है L1 L2 S के टर्म्स में, तो वो ये निकाल नहीं पाते, मतलब जो एक्सप्रेशन बनता है ना उसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाते, थोड़ी यहाँ ये समस्या आती है उन्हें। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है उसने, मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल, तो हमें अच्छे से पता है कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द Wheatstone bridge principle, according to which if the ratio of resistance in all the 4 branches are equal, and then in that case there will be no current passing through the galvanometer, है ना। वो सारी कहानी आपको लिखनी होगी, प्रॉपरली प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या पूछा, इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L1, कब, जब विद रेजिस्टेंस R एंड S एज शॉन इन फिगर। जब X नहीं था, वही पुराने वाला केस, जब R और S थे सिर्फ, तब बैलेंस पॉइंट कितने पे मिलता था, L1 पे मिलता था। पुराने केस की बात कर रहे हैं, मतलब डायग्राम में X को हटा के जो है बचा हुआ वो बना लेना, तो L1 पे मिलता था। लगा लो फार्मूला कि जब X मौजूद नहीं था, X प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ S था, तो अगर S था तो ये, अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1, है ना। तो सर S इज इक्वल टू ये अपॉन ये इंटू ये। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास कुछ सीरीज पैरेलल में नहीं लगा रखा था, तो केस 1 में S इज इक्वल्स टू
100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में R, ठीक है ना भाई। S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में R, क्योंकि L1 पे उसने बोला हुआ है। कहानी तक खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब बोला है व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस R, X वाले रेजिस्टेंस को S के पैरेलल में जोड़ के दिखा दिया उसने, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होके L2 पे चला गया। तो अब की बार बैलेंस पॉइंट कहाँ चला गया? L2 पे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है X का, यानी X की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? L1, L2 और S के टर्म्स में, यानी R नहीं आना चाहिए। ये तो मतलब है R को उड़ाना पड़ेगा हमें। X की वैल्यू L1, L2, S के टर्म्स में रहनी चाहिए जो भी एक्सप्रेशन बनेगा। तो केस 1 तो ये रहा, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ R S जुड़े हुए थे। केस 2 की चर्चा करते हैं। तो केस 2 की जब बात करेंगे तो केस 2 के अकॉर्डिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना अपने आप। तो केस 2 के अकॉर्डिंग व्हेन X इज कनेक्टेड, जब हमने X को कनेक्ट कर दिया पैरेलल टू S, X को S के पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो हमारा बैलेंस पॉइंट कितने पे शिफ्ट हो गया? L2 पे शिफ्ट हो गया। तो ये वाली वैल्यू L2 हो गई हमारे पास, ठीक है भाई। तो ये L2 हो गई। अगर ये L2 हो गई तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? ये 100 माइनस L2 बन जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो अभी ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करोगे, इनको भूल जाओ, ये पहले वाले केस में यूज़ करी थी। तो जैसे ही बैलेंस पॉइंट L2 हुआ तो ये 100 माइनस L2 बचा। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू टोटल, ये वाली वैल्यू टोटल कैसे निकालोगे? दो रजिस्टर पैरेलल में हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एडिशन, तो x इंटू एस अपॉन एक्स प्लस एस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? x इंटू एस अपॉन एक्स प्लस एस, ये टोटल हो गया, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू। एक एक बात बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ध्यान देखते रहिएगा। 100 माइनस L2 अपॉन L2 है ना, ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई में R, मल्टीप्लाई में R, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। समझ पा रहे हो? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन इतनी आसानी से बनी, कुछ भी नहीं करना। सेकंड इक्वेशन में x के पैरेलल में लगा दिया इन दोनों को, तो ये पैरेलल में हुआ एक्स अपॉन एक्स प्लस एस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू इनटू में R। अब करना क्या है? अब ये दो इक्वेशन है, मैथ्स लगानी है, R को गायब करना है, x को अकेला करना है, यानी x इज इक्वल टू आना चाहिए इन तीनों के टर्म्स में। ध्यान रखना, ऐसा ना हो x इज इक्वल टू R है इन तीनों के टर्म्स में और इधर भी x फंसा हुआ है। x सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, इस साइड से x हटाना है आपको। क्या करूं? R को उड़ाना है सबसे पहले तो सबसे सिंपल बात है कि अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो R तो कट जाएगा आपस में। सबसे सिंपल तो यही है ना R को हटाने का तरीका। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहला काम आप यही कर सकते हो यहाँ पे। तो यही करते हैं सर, इक्वेशन 1/2 करते हैं। जब इक्वेशन 1/2 की जाएगी तो यहाँ पे s है और यहाँ पे ये सब है, ठीक है भाई, लिखते हैं। तो सर s के अपॉन में एक्स अपॉन एक्स प्लस एस ये है, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू में क्या आएगा? जब ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू करोगे, R तो उड़ ही गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो ऊपर 100 माइनस L1 अपॉन L1 और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं एक स्टेप दिखा रहा हूँ। तो 100 माइनस L1 अपॉन L1 और इधर की साइड पे 100 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि अब जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इस s से ये वाला s कट जाएगा, ठीक है, ये वाला x प्लस एस ऊपर आ जाएगा यहाँ से जंप मार के। तो हुआ यूँ कि x प्लस एस, में थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, x प्लस एस और अपॉन में सिर्फ हमारे पास क्या बचा? x बचा। तो x प्लस एस तो ऊपर चला गया, नीचे सिर्फ क्या बचा? x बचा। ये इतनी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद आई। अच्छा, इक्वल टू में जब थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इक्वल टू में ये बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो सर L2 के ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस L1, ठीक है, और L1 के ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस L2। ये L1 L2 का ध्यान रखना, गलती ना हो इसमें। ओके, R को तो हटा चुके हैं बट अभी भी x अकेला नहीं हुआ, x दो जगह पे है। तो भैया एक काम करो, x को डिवाइड कर लो दोनों के नीचे, इसके नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस s अपॉन x। समझ में आ रही है ना बात? अब एक जगह तो कम हुआ ना, इसके नीचे डिवाइड करा, इसके नीचे डिवाइड करा, ऐसा आ गया इक्वल टू। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, इतना तो काम करना पड़ता है, बाकी सब मैथमेटिकल डेटा है, अब बस सॉल्व ही तो करना है इसे। इतना हो गया। अच्छा, अब इस 1 को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ s अपॉन एक्स ले जाएगा क्योंकि मुझे x इक्वल टू निकालना है ना। तो एक एक करके सबको हटा लो।
तो 100 माइनस L1 अपॉन में L1, 100 माइनस L2, L1 L2 में गलती मत कर देना, -1। ठीक है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे उधर की साइड पे, तो S अपॉन x इज इक्वल टू एलसीएम में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू एलसीएम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एलसीएम में आ गई, एलसीएम में इतना कोई इशू नहीं होता। तो L1 100 माइनस L2 एलसीएम में आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो एवरेज रहेगी, तो L2 और 100 माइनस L1 माइनस ये वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो माइनस में ये चला जाएगा, L1 और 100 माइनस L2। ठीक है ना। अब थोड़ा सा तुम्हें ऊपर सॉल्व करना है, थोड़ा सोचना ध्यान से। यहाँ पे क्या आएगा जब L2 की मल्टीप्लाई करोगे, 100 L2 माइनस L1 L2, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस 100 L1 प्लस L1 L2, तो आपका L1 L2 कट जाएगा ऊपर की साइड से, तो आपके पास सॉल्व करके जो बचेगा वहाँ पे 100 तो कॉमन आ रहा होगा हमारे पास, और L2 माइनस L1, मतलब ऊपर की साइड वाले डब्बों को सबको सॉल्व कर लेना, ऊपर खोल के L2 की वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना आराम से, तुम्हारे पास 100 दोनों में से कॉमन आएगा और L2 माइनस L1 बचेगा, ये बचा ऊपर से। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है L1 100 माइनस L2 इक्वल टू में क्या बन रहा है, S अपॉन X। ठीक है, S अपॉन X बन रहा है। अब क्या करें, अभी x को अकेला कर लो बस, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, x को अकेला कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो x को उठा के मैं इधर ले गया और ये सब चीज़ इधर ले आओ। ठीक, तो क्या आएगा, L1 100 माइनस L2 के साथ s आ जाएगा अपॉन में 100 L2 माइनस L1। दिस इज द कंप्लीट एंड फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे देख लो ना, x की वैल्यू निकालो, x को उठा के इधर ले आओ, यहाँ पे रख दिया x को, फिर ये वाली चीज़ इधर चली गई और ये अपॉन में आ गया, ऐसी तो होगा। तो x का एक्सप्रेशन L1 L2 और s के टर्म्स में है या नहीं है, कोई और वेरिएबल तो नहीं आया, r तो नहीं आया ना, और x यहाँ पे फंसा हुआ तो नहीं है, नहीं ना, तो कंप्लीट। तो हेंस ये हमारा आंसर था, जो फाइनल आंसर हम लोगों को लेके आना था। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, और इसमें बच्चों का अटक इसलिए जाता है क्योंकि वो इतना मैथमेटिकल डेटा कर नहीं पाते, उनका x का आंसर L1 L2 और s के टर्म्स में आसानी से नहीं आता अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन होगा हमारे लिए इसके ऊपर, देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये 2011 में पूछा हुआ है, क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वॉज ऑब्जर्व्ड एट J विद AJ इज इक्वल टू L। बैलेंस पॉइंट इस J पे मिला जहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ L थी। अगर ये L है तो ये कितना हो गया साइड वाला, ये हो गया 100 माइनस L। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, द वैल्यूज ऑफ R एंड X वर डबल्ड, ये बाद की बात है, पहले इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिख लो, नहीं तो हर बार भूल जाते हैं बच्चे इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना। तो केस 1 जो फिलहाल दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन लिखेंगे जो नज़र आ रहा है, तो सर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये अपॉन ये इंटू ये, बिल्कुल बढ़िया। तो सर x इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। तो रेशो क्या आएगा, x अपॉन R अगर निकालूँ तो वो आएगा 100 माइनस L अपॉन L। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने फिलहाल इस सिचुएशन को देखते हुए एक इक्वेशन डिज़ाइन कर ली। अब इसकी बात सुनते हैं, इसने क्या बोला। ये डायग्राम तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। एक और डायग्राम बनाओगे दोबारा से केस नंबर 2 में, है ना। केस नंबर 1 में तो ये बना लेना, केस नंबर 2 में दोबारा बनाओगे। क्या बनाओगे, केस नंबर 2 का डायग्राम मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या कहा है, R और X की वैल्यू डबल कर दी गई, यानी R को 2R, X को 2X एंड देन इंटरचेंज। मतलब यहाँ पे R की जगह 2R, X की जगह 2X और इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पे हो गया 2X, इसे भूल जाओ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2R। समझ में आ रही है बात। पहले यहाँ R हुआ करता था, यहाँ X हुआ करता था, X यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया और डबल हो गए। तो नई शक्ल इसकी ये बन गई। तो ऐसा जब उसने बोला, ऐसा जब उसने कर दिया, इंटरचेंज भी कर दिया, व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट। तो नया बैलेंस पॉइंट पूछ रहा है। सपोज नया बैलेंस पॉइंट अब की बार L डैश पे आएगा। कितने पे आएगा, L डैश पे। तो ये कितना बचा, 100 माइनस L डैश बचा। ठीक है भाई, जब जैसे ये चेंज कर दिया तो नया डायग्राम समझ में आ रहा है। केस 2 में डायग्राम अब ये बनेगा जो मैंने तुम्हें शक्ल दिखाई हुई है। X और R को डबल करके एक्सचेंज भी कर दिया, अब ये बना। कॉन्सेप्ट तो हमें अब भी पता है कि सर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये अपॉन ये इंटू ये। जिसको ये आता होगा कभी क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। तो 2R इज इक्वल टू 100 माइनस L डैश, बैलेंसिंग पॉइंट कुछ और आएगा, अपॉन L डैश इंटू में 2X। ठीक है, मतलब ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इंटू ये, यही बोल रहा हूँ मैं जब से। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे कौन सा रेशो निकाल के बैठे हुए हो, एक्स अपॉन आर का, तो यहाँ से भी एक्स अपॉन आर का निकाल लो भैया रेशो। तो एक्स अपॉन आर का जब रेशो यहाँ से निकाल लोगे तो एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश रेशो आएगा। ठीक है, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन आपके पास। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला रेशो भी निकाल लिया। अब एक्स अपॉन आर यहाँ पे है, एक्स अपॉन यहाँ पे है, दोनों को इक्वलाइज कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 एंड 2 इक्वेशन की बात करेंगे तो 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, ये आएगा। ठीक है, देख लो ये इसके इक्वल रख दिया। आपको क्या निकालना है, आपको नई बैलेंसिंग लेंथ निकालनी थी, यानी कि आपको एल डैश निकालना था। सर कैसे निकालें, एल डैश तो अभी भी दो जगह फंसा हुआ है, बहुत आसान है। आप क्या करना भाई, देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इसके इक्वल आ चुकी है, उसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है, जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, या फिर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये दोनों तो इक्वल होंगे। अब देखो ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब दोनों इक्वल आ गए, एक ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मैं उससे कर नहीं पड़ रहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, एल डैश निकालूंगा। भाई ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, ये ए अपॉन बी, ये सी अपॉन डी के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो उसका मतलब यहाँ पे ये फ्रैक्शन इक्वल आई है, तो 100 माइनस एल किसके इक्वल होगा, एल डैश के इक्वल होगा, और एल किसके इक्वल होगा, ये नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 100 माइनस एल डैश के इक्वल होगी, तभी तो फ्रैक्शन इक्वल आएंगी। निकाल लो एल डैश, यहाँ तो एल डैश निकला पड़ा है, कितना है 100 माइनस एल आया हुआ है, आ गया ये तो आंसर। यहाँ से निकालोगे एल डैश, यहाँ से भी वही आएगा 100 माइनस एल, आया नहीं आया आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो, काम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, एल डैश दो जगह फंसा हुआ है। तो सिंपल, अगर मेरे पास फ्रैक्शन a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो भाई साहब ये तभी तो होगा जब ये a और c आपस में इक्वल हों और b और d आपस में इक्वल हों, तभी तो फ्रैक्शन इक्वल हो सकती हैं। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, कहीं से भी निकालोगे आंसर कितना आया, एल डैश इज इक्वल टू 100 माइनस एल आंसर आया हमारे पास। तो एल तो उसने दे ही नहीं रखा था, नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई भैया, जो भी पुराने वाली थी 100 में से उसको माइनस कर दो, तो ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। क्लियर हो गया बात। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करके पहला पार्ट बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, गैल्वेनोमीटर और बैटरी, वो कह रहा है बैटरी यहाँ लगा दो, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दो, इन्हें इंटरचेंज कर दो, तो हाउ विल द बैलेंस पॉइंट गेट अफेक्टेड। ये आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज करते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंस पॉइंट अभी भी वहीं मिलेगा जहाँ पहले मिल रहा था। ध्यान रखना, मीटर ब्रिज में या व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर और अगर बैटरी को एक्सचेंज भी कर दोगे तब भी बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी रेशो तो में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेना है ना, तो रेशो तो तब भी बराबर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ है, आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, आंसर आपका तब भी वही का वही बैठेगा, क्योंकि रेशो तो तब भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास हो गए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये सारे क्वेश्चन आपको शीट जो दे रखी है ना, थर्ड चैप्टर की जो पीडीएफ दी थी उसमें सारे क्वेश्चन है, ये उसी के सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन नोट कर लेना, क्वेश्चन शीट में से देख लेना कौन से पेज नंबर पे है, और नोट करना चाहो क्वेश्चन देखो आपकी मर्जी है वो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। ठीक, अब दो क्वेश्चन आपके होमवर्क से, एक तो आप इसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, ये आपकी शीट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करोगे, ये आपका एनसीईआरटी से ही है, दोनों क्वेश्चंस बड़े आराम से कंप्लीट कर पाओगे आप, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, जो मैंने करा दिया उसी के ऊपर बेस्ड है, एक बार सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया साथ में, एक बार पैरेलल में जोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो इतना अगर कर लोगे तो मीटर ब्रिज का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अब आपका अटक जाएगा। तो लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 ये दोनों के दोनों लेक्चर एंटायरली बेस्ड थे मीटर ब्रिज के ऊपर। सारी स्टोरी जितनी भी ज़रूरी थी न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको सारी क्लियर करा दी। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तब तक के लिए इस चीज़ को पढ़ के रिवाइज कर लेना है।